नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। मैं दीपक शर्मा करता हूं आप सभी का स्वागत। आशा है उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज का ये सेशन, ये क्लास, ये पहली क्लास आपके इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर, जो कि मैं आपको कराने के लिए जा रहा हूं एसएससी और वनडे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्लास बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है जी। ठीक है, ये सेशन, ये सीरीज, मैं अगर किसी बच्चे ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक मैंने वीडियो बनाया है इसी प्लेटफॉर्म पर, एसएससी सीजीएल मिशन, एसएससी सीजीएल 2025 के नाम से। पहली बात तो ये जो आप क्लास करने के लिए जा रही है सिर्फ एसएससी के एग्जाम्स के लिए नहीं, एसएससी जैसे सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। आप रेलवे टारगेट कर रहे हो, किसी स्टेट का एसआई हो, कोई डिफेंस का एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, कोई भी ऐसा एग्जाम हो जहां जीके जीएस आती है, इसे बहुत अच्छे तरीके से आप पूरी सीरीज, ये पूरी क्लासेस, सभी क्लासेस जो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिले आप उसे फॉलो करें। सारी क्लास हम साइंटिफिक अप्रोच के साथ करेंगे, साइंटिफिक मेथड के साथ करेंगे, पूरे टेक्निकल वे में करेंगे, सब कुछ सोच समझ करेंगे। ये नहीं कि बस आ गया, मैंने क्वेश्चन कराए और आपको मतलब करा दिए। ये जो क्लास आपके सामने पहुंच रही है, इस क्लास के लिए सोचते हैं पहले क्या कराना है, क्या नहीं कराना है, क्या क्वेश्चन मतलब रखने हैं मुझे, क्या क्वेश्चन आपके लिए नहीं रखने, तब जाकर एक कहीं आप ये समझोगे आधे घंटे की एक क्लास आपकी जो होती है वो तैयार होती है 4 से 5 घंटे में। कई बार तो टॉपिक डिसाइड करने में, या फिर आपके लिए टॉपिक सही है या नहीं, कैसे मुझे कराना है नहीं कराना है, इसके लिए 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर लें मेरे को। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है, टीम ने आपके लिए तैयार किया है। इसमें सारे जीएस के सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, कंप्लीट जीएस पढ़ाऊंगा। प्रैक्टिस करने के लिए, आपको क्वेश्चन सेट लगाने के लिए, मॉक टेस्ट के लिए ना किसी वेबसाइट की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी पोर्टल की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी ऐप की आवश्यकता पड़ेगी, और ना ही किसी किताब की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको श्योर शॉट करता हूं, यानी कि गारंटी प्रदान करता हूं आपको, ये मैं आपको 100% बोल सकता हूं कि आपको अगर ये सेशन आपने कर लिया तो कोई प्रैक्टिस वगैरह करने की आवश्यकता आपको कहीं से भी नहीं पड़ेगी। और ये सारे प्रैक्टिस सेशन आपके लिए यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, एकदम फ्री में रहेंगे। इसके लिए कोई पेमेंट नहीं है, कोई पेड बैच नहीं आएगा, सब कुछ आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा। ठीक है, आप आराम से मतलब पढ़े। किसी की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए, अगर पहली वीडियो आ रही है जिसमें आज हम क्वेश्चन करेंगे, सेशन करेंगे पॉलिटी के, आज हम मतलब क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले एक मोटिवेशन थॉट तो बनता ही है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। एकदम सही बात है। यानी कि एक तो सबसे पहली बात, इस शॉर्ट से हमें 2 बातें पता लगती हैं कि हमें अपना किसी भी इम्तिहान से घबराना नहीं है और लड़ाई, ये संघर्ष अपना जारी रखना है अनटिल और अनलेस, जब तक हम अपने गोल और लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहला क्वेश्चन, पहला सवाल ये रहा आप सभी के सामने। टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का निर्माण वाला जो पोर्शन है वो, और उससे पहला सवाल। जो भी सवाल आएंगे ये सभी सवाल कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं, एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। तो कैसा लग रहा है आपको? काफी टाइम के बाद मतलब YouTube पर मैं आपकी क्लास लेना शुरू कर रहा हूं, तो आई होप आपको बहुत अच्छा ही लग रहा होगा भाई, है ना। क्वेश्चन देखो, पहला है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मोहम्मद सादुल्ला, BR अम्बेडकर साहब, KM मुंशी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि वो कमेटी जिस कमेटी ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। पहले बात तो आप ये समझ लो कि कुल मिलाकर संविधान को तैयार करने के लिए कितनी कमेटीज बनी थी। अच्छा, एक और बात है, मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन भी दोनों में होगा। ठीक है, बाइलिंगुअली पढ़ाऊंगा मैं आपको गाइस। तो आपसे पूछा जाएगा कमेटीज यानी कि समितियां, तो कितनी समितियां बनी थी? 22। तो एक तो ये संख्या याद कर लो,
देयर वर टोटल 22 कमेटीज इन 1946। 1946 में कुल मिलाकर संविधान को तैयार करने के लिए 22 कमेटियां बनी, 22 समितियां बनी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी एक ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का काम था कि इस समिति ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था, इसका मतलब रूपरेखा तैयार किया था, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ना ब्लूप्रिंट्स, उसको तैयार किया था इस कमेटी ने। और इस कमेटी के अध्यक्ष सबसे मशहूर व्यक्ति डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब रहे। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अंबेडकर साहब को कहा गया है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के पिता या पापा, यानी कि भारतीय संविधान के पापा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब। अगर हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें मेरे बच्चे, तो देखो ड्राफ्टिंग कमेटी, ध्यान से देखना, आपने कितना खाया है इससे ज्यादा आवश्यक है कितना पचाया है। पचाना बहुत आवश्यक है मेरे बच्चे, क्योंकि रणभूमि से पहले युद्ध मन भूमि में लड़ा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, सीधे ये डेट याद करो, 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई है, 29 अगस्त 1947। ठीक है, तो पहले तो इसकी तारीख लिख लो, 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज एस्टेब्लिश्ड। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना की गई। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में ये 6 मेंबर्स थे, 6 थे सदस्य, इनका नाम याद कर लेना। जिस दिन समय खराब होगा उस दिन यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति में मेंबर नहीं था। आंसर आपका क्या होगा, जो इन 6 के अलावा होगा वो आंसर है, लेकिन आंसर तभी लगा सकते हो जब ये पता हो कौन कौन सा मेंबर था। तो एक तो मेंबर थे एन माधव राव, टी कृष्णमाचारी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला साहब, एन गोपाला स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये 6 मेंबर थे और प्लस 7 में +1 चेयरमैन। इस कमेटी के एक अध्यक्ष थे जो कि हमारे अंबेडकर साहब थे, डॉक्टर अंबेडकर जी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति जिसमें कुल मिलाकर 7 लोग थे, एक अध्यक्ष और 6 मेंबर। ठीक है, टोटल कितने थे भाई, टोटल थे आपके 7, और 7 में से भी एक चेयरमैन यानी प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, सभापति कुछ भी लिखकर आ सकता है, और 6 थे आपके मेंबर्स मतलब सदस्य, मेंबर्स मतलब सदस्य। दूसरा क्वेश्चन देखो, बाय विच ब्रिटिश इंस्टीट्यूट वर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द फर्स्ट टाइम एलोकेटेड सीट्स फॉर इलेक्शन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पहले क्वेश्चन को समझो फिर उसके बाद आप आसानी से आंसर दो। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे किस किस एग्जाम में कहां कहां पूछे गए हैं, तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। मतलब आपको ये पता लग जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना रिलेवेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जो बच्चे साथ साथ देखें, साथ साथ अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिखें, आपके हर कमेंट का जवाब अवश्य दिया जाएगा। ठीक है, आप साथ साथ लिखें, कमेंट लिखें। देखो, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था ड्राफ्टिंग कमेटी वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL 2020 और SSC MTS 2019 में पूछा गया। SSC CHSL 2020 और SSC MTS 2019, मतलब और भी जगह पूछा गया होगा, लेकिन हाल ही में, मतलब अगर मैं आपको बताऊं, इन दोनों एग्जाम्स में है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने आया है ब्रिटिश वाला कि भाई सबसे पहले इलेक्शन का अधिकार कब मिला, तो ये SSC MTS 2021 का सवाल है। SSC MTS 2021 में इसको पूछा गया। ठीक है, मतलब और भी जगह पूछा
जाता है, डेफिनेटली पहले भी पूछा गया है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि पहली बार इलेक्शन का अधिकार कब मिला। देखो डायरेक्ट नहीं लिखा है, इनडायरेक्ट नहीं लिखा है, कुछ लिखा है, बस बोला पहली बार। अंग्रेजों ने पहली बार इलेक्शन का अधिकार, एलोकेटेड सीट फॉर इलेक्शन, यानी कि चुनाव लड़की सीटें प्राप्त की जाएंगी, तो ये पहला कारनामा 1892 के एक्ट में हुआ था। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय परिषद कानून या अधिनियम 1892 के तहत पहली बार इलेक्शन का अधिकार मिला, वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, क्वेश्चंस के लास्ट में मैं आपको आराम से बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविजन आया, यानी इलेक्शंस का प्रोविजन आया, वो भी कैसे, अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन 1892 में। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत के इतिहास में पहली बार इलेक्शन की बात, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अगर कही गई तो किस एक्ट के तहत ये इस बात का प्रावधान रखा गया, तो 1892 के एक्ट के तहत, यानी 1892 के अधिनियम के तहत। ठीक है, सवाल नंबर 3, 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? Which act was replaced by the Indian Constitution in 1950 as the fundamental document governing country? चलिए, कौन सा एक्ट रिप्लेस कर दिया गया था 1950 में संविधान को तैयार करने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए? 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट, या 1935 वाला भारत सरकार अधिनियम, मॉर्ले मिंटो एक्ट जो ये आपका 1909 1909 का है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म यानी सुधार भी हम इसे कहते हैं, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आंसर लगा लो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने कि जैसे हमारा संविधान का आधे से अधिक भाग कहां से लिया गया है, संविधान के लिए सबसे मसौदा तैयार किस एक्ट को आधार बना के किया गया, किस एक्ट को हटाकर 1950 में संविधान को हमने लागू किया, आंसर होगा 1935 वाला। 1935 बहुत अहम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और मोर देन 50% कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आधे से अधिक संविधान हमने इसी एक्ट, इसी अधिनियम से लिया है। मोर देन 50% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आधे से अधिक संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन हमने इसी एक्ट, इसी अधिनियम से लिया है। ठीक है, सवाल नंबर 4, द टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389, ऑफ विच डैश वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से रिक्त रियासतों के प्रतिनिधि थे। बताओ, कुल मिलाकर संविधान सभा की संख्या जो थी 1946 में जब संविधान सभा बनी तो 389 थी, उसमें से प्रिंसली स्टेट्स यानी कि रियासतों से कितने मेंबर आए थे, रियासतों से कितने सदस्य आए थे, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सवाल नंबर 4। पहले तो आप लिख लो कि संविधान सभा की स्थापना मतलब इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना इस्टेब्लिशमेंट 1946 की है, 1946 की है। संविधान सभा की स्थापना 1946 में हुई थी। देखो जरा इस चार्ट को ध्यान से देखना, संविधान सभा में कुल मिलाकर उस समय लोग हुआ करते थे आपके 389। 389 में से लगभग 208 सीटें तो कांग्रेस के पास थी, 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के पास थी, यानी कि राजा वगैरह जो उस समय के थे, और 73 सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी कि मुस्लिम लीग के पास हुआ करती थी। ठीक है, तो वो आपसे एग्जाम में क्या पूछ रहा है, प्रिंसली स्टेट से कितनी सीटें थी, तो प्रिंसली स्टेट से 93 सीट्स थी। 93 सीटें रियासतों से थी यानी कि रजवाड़ों से थी, राजाओं के जो क्षेत्र से उनसे थी। ठीक है, सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? देखो क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के कुछ रूट वर्ड होते हैं, मतलब अगर आपने वो शब्द पकड़ लिया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑटोनॉमी वाज ग्रांटेड टू द प्रोविंसेस इन इंडिया? ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि प्रांतों को ऑटोनॉमी, शब्द मिले प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। देखना शब्द एक अपने जीवन में पकड़ लो, जब तक स्टूडेंट को नौकरी नहीं लग जाती मेरे बच्चे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शुद्ध हिंदी में कहते हैं प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांत मतलब राज्य और स्वायत्तता मतलब आजादी, एक प्रकार का फ्रीडम।
तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतों को ऑटोनॉमी, स्वायत्तता हमने किस एक्ट के तहत दी? ठीक है, प्रदान की गई, ऐसा क्वेश्चन आपसे मतलब पूछा जा रहा है। तो प्रांतीय स्वायत्तता की जब भी बात होगी तो आंसर 1935 होगा, 1935 का एक्ट होगा। 1935 एक्ट के तहत हमने प्रांतों को यानी कि राज्यों को स्वायत्तता, आजादी प्रदान करी कि हाँ भाई कुछ हद तक कुछ मामलों में प्रांतों को पूर्णतः आजादी मिलेगी, प्रांतों को पूर्णतः आजादी मिलेगी। तो 1935 का एक्ट बात करता है प्रांतों की आजादी के बारे में। ठीक है, देखो एक्ट के क्वेश्चन हम आज थोड़े इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जब बना तब तो उस समय बना तो क्या आधार रहा, क्या क्या से हमने क्या क्या मतलब लिया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते। ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। लास्ट में मैं हर एक क्वेश्चन का आपको बताऊंगा किस किस एग्जाम में आपसे पूछा गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और मैंने पहले ही बोला है कि मोर देन 50% पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का आधे से अधिक भाग इसी 1935 के एक्ट से ही लिया गया है। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडिया इज कॉल्ड और रेफर्ड टू एज द भारत? यानी कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो इंडिया को भारत भी कहता है? देखो आंसर तो इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 1, अनुच्छेद 1 ही, यानी कि जैसे आप संविधान खोलते हैं पहला आर्टिकल जो आता है वही इंडिया को मतलब भारत भी कहता है। इस आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि एक भारत है, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि एक भारत है राज्यों का संघ होगा, यानी राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, यानी बहुत सारे राज्य मिलकर एक संघ बनाएंगे, एक यूनियन बनाएंगे। तो संघ या फिर यूनियन शब्द का मतलब ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। बहुत सारे राज्य मिलकर एक यूनियन बनाएंगे जिसे भारत सरकार कहा जाएगा। तो भारत देश बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है, इसीलिए देश से राज्य अलग नहीं हो सकते, राज्य से राज्य बन सकते हैं लेकिन देश से देश नहीं बन सकता। यह आपका है आर्टिकल नंबर 1 यानी कि अनुच्छेद 1 जो कि कहता है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि संविधान में हमारे देश के 2 नाम हैं, एक इंडिया है और एक है भारत। इसके अलावा ऑफिशियली और कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पर हमारे देश का कोई और नाम नहीं है, हमारे देश के सिर्फ 2 ही नाम है, इंडिया और भारत। आर्टिकल 2 में यह है कि पार्लियामेंट एक नए राज्य की स्थापना कर सकता है। आर्टिकल 3 में है कि भाई पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी राज्य की सीमा को छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी कर सकता है, किसी राज्य के एरिया को छोटे कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम कर सकता है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, सवाल नंबर 7, इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? बताओ। इंडियन सिटीजनशिप की मंजूरी इनमें से किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ये क्वेश्चन, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो इंडियन सिटीजनशिप को कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति मंजूरी प्रदान करता है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मंजूरी प्रदान करता है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय प्रदान करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्रालय प्रदान करता है? भाई किसको भारत में नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, इसकी मंजूरी कौन प्रदान करता है? ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के द्वारा ये मंजूरी प्रदान की जाएगी। जैसे इस समय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। तो किसे नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये मंजूरी अमित शाह या फिर गृह मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी जाएगी, अप्रूवल। जैसे कि आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके ऊपर बहुत ही बवाल हुआ था। तो वह आपको अगर याद हो तो लोकसभा में वो एक्ट, वो बिल, वो अमेंडमेंट बिल, वो संशोधन विधेयक अमित शाह के द्वारा ही उसे पेश किया गया था लोकसभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय, भारत के संविधान का गठन यानी किसने तैयार किया था? भारत का संविधान इनमें से किसने तैयार किया था? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और वर्किंग कमेटी। अभी तो बताया कि भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था, विधानसभा नहीं, संविधान सभा, संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था।
संविधान सभा की स्थापना हुई थी 1946 में, 1946 में अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आया था और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की स्थापना की गई। ठीक है। सवाल नंबर 9, When did the Constituent Assembly adopt the Constitution of India? संविधान सभा ने भारत को कब अंगीकृत किया? संविधान को कब अंगीकृत किया बताओ भाई। संविधान सभा ने संविधान को अपनाया कब, एडॉप्ट कब किया? याद रखो, कमेंसमेंट लागू नहीं पूछा जा रहा है कि संविधान कब लागू हुआ, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कब अपनाया गया। तो संविधान अपनाया संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, यानी हैशटैग आपके डी यानी कि दीपक सर। जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये सारी पीपीटी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है। तो 26 नवंबर 1949, इसीलिए हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, राष्ट्रीय संवैधानिक दिवस। तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, राष्ट्रीय संवैधानिक दिवस। ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने, हमने अपना संविधान अपनाया है, इसीलिए संवैधानिक दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूशन डे घोषित किया गया 2015 में बाय पीएम मोदी जी, यानी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया, इसकी घोषणा करी कि अब आने वाले समय में हर 26 नवंबर को देश में राष्ट्रीय संवैधानिक दिवस मनाया जाएगा। सवाल नंबर है आपके सामने 10, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बनाओ, ये क्वेश्चन आपको बहुत कम जगह देखने के लिए मिलेगा। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? किसने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी यानी के एम मुंशी, बाला साहेब गंगाधर खैर, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा? हाथों से लिखा का मतलब है कैलीग्राफिस्ट का नाम बताना है, कैलीग्राफी, कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट समझते हो, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखता है, सजा सजा के लिखता है, डेकोरेट कर करके लिखता है। तो हैंड रिटन के रूप में उसको किसने लिखा, किसने पूरा सजो के रखा, ये देखो, ये है वो व्यक्ति। नाम तो यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आपने अगर इन व्यक्ति को खैर देखा हो तो आप आंसर का आइडिया लगा लोगे। और इस हिसाब से इन्होंने संविधान लिखा। जैसे ये देखो, राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 का एक इमेज लेकर आया हूं मैं आपके लिए। इस हिसाब से खूबसूरत राइटिंग में लिखा। इस प्रकार की राइटिंग को कैलीग्राफी कहा जाता है। जब हम आप नक्काशी यानी खूब सजा सजा के लिखते हैं, तो उन कैलीग्राफिस्ट का नाम पूछा जा रहा है। तो आंसर आप लगा लो, क्वेश्चन नंबर जो है 10, इसका आंसर आपका होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने भारतीय संविधान को हैंड रिटन हाथों से लिखा, या फिर ये हमारे संविधान के थे कैलीग्राफिस्ट। ठीक है। सवाल नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन सा शब्द आपको हमारे देश के संविधान के प्रीएम्बल प्रस्तावना में नहीं मिलेगा? प्रस्तावना में नहीं मिलेगा। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, यानी जब हम संविधान को अपना खोलते हैं तो हमारे संविधान में जो पहला ही जो पेज है उसमें प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल को कहा गया है इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का परिचय। ठीक है। तो इसको मतलब कहा गया है, देखो इक्वलिटी शब्द है तो ये आंसर होगा नहीं, समानता नामक शब्द है, ये आंसर होगा नहीं। फ्रेटर्निटी बंधुता भाईचारा नामक शब्द है तो ये आंसर होगा नहीं। सोवर्निटी सम प्रभुता वाला शब्द है तो ये आंसर होगा नहीं। आंसर लगा लो, एक ही बच्चा है एगेलिटेरियनिज्म, समतावाद नामक शब्द या एगेलिटेरियन शब्द हमारे संविधान में या प्रीएम्बल में इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है। प्रीएम्बल किसी भाग में नहीं है, कहीं भी नहीं है। अभी देखो पॉलिटी को ना मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा, चैप्टर वाइज कराऊंगा, आप एकदम रेडी रहना। ठीक है। चैप्टर वाइज हम पॉलिटी पढ़ेंगे
आपको डेली शाम को ये वीडियो अपलोड हो जाया करेगा आपके इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर डेली शाम को रेडी रहा करो। 7 बजे के आसपास ये वीडियो, मतलब ठीक 7 बजे आपके लिए अपलोड हो जाएगा। ठीक है, 7 बजे आप इसको बिल्कुल देख सकते हो, इस वीडियो को 7 बजे यानी 7 PM पर। ठीक है, हम इसको रखते हैं। ठीक, बल्कि 7 की जगह 8 भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, भारतीय संविधान रिक्त को अस्तित्व में आया, यानी कि कब लागू हुआ है। तो अस्तित्व में आया का मतलब है कब लागू हुआ है, केम इनटू फोर्स कब लागू हुआ है। तो अगर ये पूछा जाए कब लागू हुआ है तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। याद रखिएगा, जब क्यों लागू हुआ है, अब क्वेश्चन ये बनेगा 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ है। तो 26 जनवरी को ही लागू इसलिए हुआ क्योंकि 26 जनवरी याद रखिएगा 1930 को पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस डे घोषित करा, स्वतंत्रता दिवस घोषित करा 26 जनवरी 1930 को, और कहा कि अब आज के बाद से जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाएगी तब तक हम 26 जनवरी को हर साल झंडा फहराया करेंगे, इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया करेंगे। क्योंकि इससे एक साल पहले ही 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, और लाहौर सेशन के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज बोले तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी कि आने वाले समय में हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के सम्मान में, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, झंडा फहराया गया। इसीलिए संविधान बनके तो हमारा रेडी 26 नवंबर 1949 को हो गया, लेकिन 2 महीने तक हम रुके 26 जनवरी की तारीख के लिए संविधान को लागू करने हेतु। ठीक है, सवाल नंबर 13, व्हाट इज द व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट। हमारे राष्ट्र ध्वज में स्थित चक्र जो है वो किस बात का प्रतिनिधित्व करता है। चक्र जो है वो किस बात का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, स्पीड यानी गति, ट्रुथ सत्य, ग्रोथ विकास, फ्यूचर भविष्य, किस बात का प्रतिनिधि है वो चक्र। देखो अपना नेशनल फ्लैग आपने देखा होगा, इस हिसाब से आपको मतलब दिखाई देता है वो नेशनल फ्लैग, है ना, हमारा राष्ट्र ध्वज। और इस राष्ट्र ध्वज में ये जो चक्र है ये किस बात का प्रतीक है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। ये किस बात का प्रतीक है। तो ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका मैं HW होमवर्क गृह कार्य के लिए छोड़ता हूं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको इसका आंसर मुझे बताना है किसी भी कीमत पर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको इसका आंसर मुझे देना है। ठीक, इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अशोक चक्र इज अ डैश स्पोक्ड व्हील। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र रिक्त तीलियों वाला एक चक्र है। बताइए, जो हमें अशोक चक्र, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग, अपने नेशनल फ्लैग का नाम है तिरंगा। तिरंगा में जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं, कितनी स्पोक्ड व्हील्स हैं। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कितने स्पोक्स हैं तो 24 स्पोक्स हैं। ठीक है, और 24 स्पोक्स, ये मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा वरना जो 13वां वाला क्वेश्चन था इसका आंसर आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको नहीं करूंगा, बस केवल मैं यही बोल सकता हूं कि इन 24 तीलियों का संबंध 24 आवर्स 24 घंटों के साथ है। अब 24 घंटे आपको क्या करना है या किसके बारे में सोचना है वो इन ऑप्शन में से है कि 24 घंटे स्पीड, रफ्तार के बारे में सोचना है, ट्रुथ सत्य के बारे में सोचना है, ग्रोथ विकास के बारे में सोचना है, फ्यूचर भविष्य के बारे में सोचना है। ठीक है, सवाल नंबर 15, विच इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो, नेशनल एनिमल सब जानते हैं टाइगर है, लेकिन नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है, विरासतीय जानवर कौन सा है राष्ट्र का। देखो टाइगर अपना नेशनल एनिमल है, ये सबको पता है, लेकिन नेशनल हेरिटेज एनिमल अगर आपसे पूछ लिया जाए, विरासत एनिमल पूछ लिया जाए तो आंसर होगा एलिफेंट, हाथी। हाथी को राष्ट्रीय विरासतीय जानवर माना गया है, हेरिटेज एनिमल माना गया है। भारत सरकार ने इसको घोषित किया था, हाथी को
हेरिटेज एनिमल के तौर पर हाथी को, हाथी मेरे साथी 2010 में 2010 में हाथी को नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित करा था 2010। चलिए, तो यहीं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। साइंस तो आप पढ़ ही रहे होंगे, अच्छे अच्छे सर, सुंदर सुंदर मैडम से है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा हाथी का साइंटिफिक नेम, यानी कि एलिफेंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। साइंटिफिक नेम लिखकर अवश्य बताइएगा। तो क्लास सिर्फ वो नहीं जो कि सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, क्लास सिर्फ वो भी है कि आप क्लास लेने के बाद क्या सीख रहे हैं। ये वीडियो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन अगर आप एक बार अप्रोच को अगर आपने पकड़ लिया तो किसी टीचर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, काफी बच्चे मुझे पहले से जानते पहचानते भी होंगे, काफी सालों से मैं आपकी सेवा में लगा हुआ हूं आपके एग्जाम्स के लिए। जब किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो ऐसा लगता है कि उस बच्चे का नहीं, मेरा ही सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि हाथों की चंद लकीरों में किस्मत का लेखा जोखा है। मेहनत करो तो सब कुछ है, नहीं तो सब धोखा है मेरे बच्चे। Who described the preamble of Indian Constitution as the political horoscope of the Indian Constitution? किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? किसने कहा है कि जो हमारा संविधान है का जो प्रियम्बल है वो संविधान का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, राजनीतिक कुंडली है। हॉरोस्कोप का मतलब कुंडली, मतलब कि उसे देखकर आपके बारे में सब कुछ आइडिया लगा सकते हो। आपके ऊपर शनि भारी है, राहु भारी है, केतु भारी है, भाई इतने का दान करें, ये यज्ञ कराएं और अपना जीवन कल्याण करें, स्वाहा। ठीक है, इस हिसाब से तो के.एम. मुंशी साहब ने, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर के.एम. मुंशी साहब ने प्रियम्बल प्रस्तावना को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप यानी राजनीतिक कुंडली कहा है। के.एम. मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर रहे, ये आप याद रखिएगा, इन्होंने ही ये मतलब कहा है। और वैसे जो प्रियम्बल है इसे संविधान का इंट्रोडक्शन कहा गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय। सवाल नंबर 17, भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? Who was the first finance minister of India before India Pak partition? चलिए, विभाजन से पहले 1947 तक या 1947 से पहले इंडिया के पहले वित्त मंत्री इनमें से कौन थे? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। यही मैं आपको आजाद यानी 1947 के बाद से पहले वित्त मंत्री का भी नाम बताऊंगा। तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर 1947 यानी पार्टीशन से पहले थे लियाकत अली खान। लियाकत अली खान वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर 1947, बिफोर पार्टीशन यानी 1947 में भी विभाजन से पहले। तो हम बोल सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत देश के वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। तो आपसे पूछेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस पहले कौन थे? आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के बाद, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस आजादी के बाद पहले वित्त मंत्री। तो फर्स्ट एफएम बोले तो एफएम रेडियो नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री कौन थे अगर ये पूछा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा सन मुखम चेट्टी। याद रखिएगा, सन मुखम चेट्टी, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद पहले वित्त मंत्री सन मुखम चेट्टी। लेकिन अगर पूछे संविधान लागू होने के बाद 1950 के बाद, यानी कि इंडिया जब रिपब्लिक हो गया, तो रिपब्लिक इंडिया के गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जॉन मथाई। अरे जब एग्जाम में जाओ तो हर हथियार लेकर जाओ, ताकि जब युद्ध क्षेत्र में उतरो तो पूछे भाई किसके शिष्य हो। जो 1-1 किलोमीटर तक आपने पेपर धुआं धुआं कर दिया है, किसके बच्चे हो, किसके शिष्य हो, तो आप भाई छाती ठोक कर बोल सकते हैं कि हम भाई दीपक सर के शिष्य हैं। मैं आपसे वादा करता हूं एक बार आप पूरा कंप्लीट मतलब फॉलो करें, आप जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे बढ़ो। एग्जाम में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता, कोई भी आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता, ये मेरा वादा है। बशर्त है कि आपने भी मेरी तरह खून पसीना बहाया हो, मेरे से भी अधिक ज्यादा मेहनत की आवश्यकता आप लोगों को है मेरे बच्चे। सवाल नंबर 18, द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है?
चलिए, जो अमेंडमेंट हम जो करते हैं अपने संविधान में, पहली बात तो ये कि अमेंडमेंट के लिए पता होना चाहिए कि आर्टिकल 368 है। संविधान में जो भी संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। तो आर्टिकल 368 के तहत सारे अमेंडमेंट है, सारे संशोधन है। ये संशोधन के जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों ने साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से ये लिया है। ठीक है। जर्मनी से इमरजेंसी ली है, यानी आपातकालीन जो देश में लगता है, इमरजेंसीज ली हैं आपातकालीन। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य लिए हैं। कनाडा से बहुत कुछ लिया है, लेकिन आप फेडरल गवर्नमेंट को याद कर लो, संघीय सरकार की अवधारणा ली है। फेडरल गवर्नमेंट बोले तो संघीय सरकार, तो संघीय सरकार की अवधारणा हमने कनाडा से ली है। और साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया है, यानी कि संशोधन प्रक्रिया ली है। जब भी देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो मैप अवश्य देखा करो। जैसे साउथ अफ्रीका आया तो आपका फर्ज है कि आप देखो भाई साउथ अफ्रीका कहाँ पर है, मतलब इसकी लोकेशन क्या है। एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं। जैसे ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है, और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मैप में सबसे आखिरी में आपको साउथ अफ्रीका नामक देश मिलेगा, सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका देश मिलेगा, सबसे लास्ट में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी सबसे आखिरी में साउथ अफ्रीका है। जैसे कि ये देखो, ये रहा जी आपका साउथ अफ्रीका, ये रहा जी आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज द ओनली कंट्री, साउथ अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 कैपिटल है, जिसकी 3 राजधानियां हैं। याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं, 3 राजधानियां हैं, जिसमें से पहली राजधानी तो है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। दूसरी राजधानी है ब्लॉमफोंटेन, शहर है ये वहां पे। और तीसरी है इमरान हाशमी का शहर, आपने सुना होगा, बहुत मशहूर है, केप टाउन। केप टाउन तो बहुत मशहूर है। ये तीनों कैपिटल हैं। इन तीनों में भी प्रिटोरिया के ऊपर स्टार बना लो, इन तीनों में भी सबसे मुख्य प्रिटोरिया है। मतलब समय खराब चल रहा है और तीनों के तीनों ऑप्शन में है, किसी एक को आंसर लगाना है, देन प्रिटोरिया शुड बी द आंसर। प्रिटोरिया आपका जवाब होना चाहिए। सवाल नंबर 19, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखो, फंडामेंटल राइट अगर पूछे जाए कहां से लिए गए हैं, तो देखो ये 2 क्वेश्चन आपका बनेगा फंडामेंटल को लेकर, जो एग्जाम में आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। पढ़ो ऐसे जैसे हमेशा के लिए पढ़ रहे हो, जिंदगी ऐसे जियो जैसे कि आज तुम्हारा आखिरी दिन हो, सफल हो जाओगे। तो मौलिक को लेकर 2 क्वेश्चन बनेगा, या तो फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन बनेगा, मौलिक अधिकारों का, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज का क्वेश्चन बनेगा, मौलिक कर्तव्यों का। यानी या तो वो आपसे ये पूछेगा कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, या फिर वो आपसे ये पूछेगा फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स तो हमने यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है, तो इसका तो आपका आंसर हो गया यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया से ली है, यानी कि रूस से ली है। रशिया की जगह यूएसएसआर भी लिखकर दे सकता है, यहां से लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी की अवधारणा ली है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कनकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। और ब्रिटेन के संविधान से तो बहुत कुछ लिया है, जिसमें सबसे अहम है पार्लियामेंट का सिस्टम, यानी कि संसद की व्यवस्था। ठीक है, आप इतना मान के चलो कि क्वेश्चन पेपर है जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर। क्वेश्चन पेपर अगर आपको आदत टिश्यू पेपर के समान है, भाई जाओ फाड़ो, लिखो, करो और फेंक दो, इस हिसाब से होना चाहिए। एग्जाम निकालना सबसे आसान काम है, बशर्ते कि आपने एग्जाम को निकालने के लिए कितना डेडिकेटेडली रेगुलर काम किया। याद करो, मैंने मेहनत की बात नहीं की है, मैंने आपके डेडिकेशन और रेगुलरिटी की बात की। आप कितनी देर तक पढ़ते हो यह आवश्यक नहीं है, लगातार पढ़ते हो यह आवश्यक है। डेली पढ़ो, चाहे बेशक कितना भी घंटा पढ़ो। मान लो कुछ नौकरी पेशे वाले लोग हैं, कहीं कोई लोग बिजी हैं, कुछ काम करते हैं, वो रोज नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो डेली 2 घंटे निकाले, डेली निकाले, 2 घंटे निकाले, नॉन स्टॉप निकाले, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, 2 घंटे। दूसरों के मुकाबले जो बच्चे मतलब बहुत पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपका सिलेक्शन थोड़ा लेट हो, लेकिन होगा 100% किसी भी कीमत पे होगा। ठीक है, और मैं आपको ऐसी जीएस पढ़ा दूंगा कि आपको इस एग्जाम के लिए तो काम देगी, आगे आपके लाइफ में और भी एग्जाम्स के लिए आपको काम आएगी। सवाल नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन, द इंडियन पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इन द ईयर। भारतीय संविधान ने किस वर्ष नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया।
तो संशोधन विधेयक पारित किया, आपको बताना है, हम इसे शॉर्ट में कैब लिख सकते हैं जी, कैब। कैब बोले तो अरे ओला उबर नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक है। और ये पारित किया 2019 में, यानी कि 2019 में ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो पहले सिटीजनशिप एक्ट था, समझना इसको, नागरिकता अधिनियम, मतलब ये कानून था सिटीजनशिप एक्ट, जो भारत सरकार 1955 में लेकर आई थी। इसके तहत नागरिकता लेने के 5 रास्ते थे, क्या 5 रास्तों के माध्यम से भारत देश की नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप ले सकते थे। और इस एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक आया कैब यानी अमेंडमेंट बिल 2019 में। अमेंडमेंट बिल 2019 में ये मतलब पूछ रहा है कि इसी एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए 2019 में एक आया बिल। क्या था वो बिल जो कि लेकर आए? आपने सुना एक टाइम पहले बहुत शोर मचा था देश में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो अमित शाह, मतलब देश के जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर, 2019 में इनके द्वारा एक लाया गया अमेंडमेंट एक्ट यानी सीए कहा गया, अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसने अमेंड किया 1955 वाले नागरिकता अधिनियम को। और इसमें कहा गया, ध्यान दीजिएगा, जो माइनॉरिटीज हैं यानी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक में आते हैं, यानी कि मुसलमानों को छोड़ के, अफगानिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी में है, बांग्लादेश में मुस्लिम मेजोरिटी में है, पाकिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी में, मुस्लिम्स को छोड़ के, मुसलमानों को छोड़ के, जो भी मतलब इन 3 देशों में माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है, और जो इंडिया में एंटर हुए हैं, आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले, उन्हें इंडिया की नागरिकता दी जा सकती है। यानी कि वहां के हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैन को, पारसियों को, ईसाइयों को नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये अमेंडमेंट बिल जो है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को नागरिकता प्रदान नहीं करता, ठीक है। वहां के सिर्फ माइनॉरिटीज को ही नागरिकता प्रदान करता है, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि वहां पर जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उनके साथ शोषण हो रहा है। तो इसलिए वो इंडिया में आके नागरिकता लेके अपने आप को अच्छी स्थिति में रख सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं और अपना देश को भी आगे की तरफ ले जा सकते हैं। इसीलिए इसके ऊपर इतना विवाद हुआ था, ठीक है। तो ये थे आपके लिए 20 क्वेश्चन यानी कि 20 सवाल, ठीक है, जो मैंने आपके पॉलिटी के पहले चैप्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक निर्माण से आपको मतलब कराए। धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज आपको सब मिलेगा। पॉलिटी के क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और साइंस के भी कुछ सेशन में आपके लिए अवश्य कराऊंगा। बीच बीच में आपको छोटी छोटी वीडियोस जो होंगी वो थ्योरीज की भी मिलेंगी, कंटेंट की भी मिलेंगी, कॉन्सेप्ट की भी मिलेंगे, ठीक है। जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह ये सब मिल जाएंगी। तो क्लास को एंड करने से पहले एक बार फिर से मैं वही शब्द बोलूंगा, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, ठीक है। चलिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। जो बच्चे नए हैं वो मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई डाउट हो, कुछ भी कहना हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशा है, उम्मीद है 2025 और 26 का साल आप सभी के लिए सरकारी नौकरी का साल रहेगा। खत्म हो जाएगा जीएस में आपका डर। आ गए आपके दीपक सर। थैंक यू सो मच।